हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर शालू कुंज, एस्थेटिक एंड प्लास्टिक सर्जन। आज हम डिस्कस करेंगे ब्रेस्ट लिफ्ट सर्जरी के बारे में, जिसको हम मेस्टोपेक्सी भी कहते हैं। ये एक कॉमन कॉस्मेटिक सर्जरी प्रोसीजर है फीमेल्स के लिए। ब्रेस्ट लिफ्ट सर्जरी में हम ब्रेस्ट को लिफ्ट करते हैं और इसमें हमारे 3 मेन गोल्स होते हैं अचीव करने के लिए। पहला, टू रिस्टोर द प्रॉपर शेप ऑफ द ब्रेस्ट, to restore the volume of the breast and to position the nipple and areola in an appropriate position। अब हम डिस्कस करेंगे कि ब्रेस्ट में सैगिंग क्यों होती है। इससे पहले हम ब्रेस्ट की एनाटॉमी के बारे में डिस्कस करते हैं। जो ब्रेस्ट टिश्यू है या ब्रेस्ट की जो स्किन है वो अटैच्ड होती है अंडरलाइंग मसल्स में से थ्रू लिगामेंट्स। अब क्या होता है, कंटिन्यूअसली ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से भी जो हमारी ब्रेस्ट है इट इज़ ऑलवेज सब्जेक्टेड टू ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वजह से कंटिन्यूअस ट्रैक्शन होता है लिगामेंट में एंड विच कॉजेज सैगिंग ऑफ द ब्रेस्ट। सेकेंडली, जैसे जैसे हम एज करते हैं, एजिंग के साथ साथ जो स्किन है उसकी इलास्टिसिटी कम होती जाती है एंड स्किन सैग होती है। थर्डली, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब बॉडी प्रिपेयर कर रही होती है ब्रेस्ट को फॉर लैक्टेशन आफ्टर द चाइल्ड बर्थ, उस टाइम पर भी जो ब्रेस्ट है वो एनगॉज हो जाती है, उसका साइज इंक्रीज हो जाता है और जो ब्रेस्ट के लिगामेंट्स हैं वो परमानेंटली स्ट्रेच्ड आउट हो जाते हैं। तो जैसे ही पोस्ट लैक्टेशन पीरियड स्टार्ट होता है ब्रेस्ट सैगी हो जाती है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि हु आर द बेस्ट कैंडिडेट फॉर दिस ब्रेस्ट लिफ्ट सर्जरी। सो एनी वुमेन जो फील करते हैं कि उनकी ब्रेस्ट में वॉल्यूम लॉस हो गया है बिकॉज ऑफ एजिंग, बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी, बिकॉज ऑफ लैक्टेशन और बिकॉज ऑफ मैसिव वेट लॉस आर गुड कैंडिडेट फॉर मेस्टोपेक्सी सर्जरी। Secondly, a female who feels that their areola is overstretched और areola का जो size है that is big, they are also good candidate for mastopexy surgery. Thirdly, any female who feels that their nipple position is not appropriate or it's saggy is also a good candidate for mastopexy surgery. And lastly, any female who feels that their breasts are not proportionate, one is more saggy as compared to the other, are also a good candidate for mastopexy surgery. Breast sagging को brestosis भी कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, और इसके ट्रीटमेंट के लिए, इसकी सर्जरी के लिए पहले हमें इसे ग्रेड करना होता है। उस पर डिपेंड करता है कि हम इसमें कौन सी सर्जरी, कौन से टाइप ऑफ मेस्टोपेक्सी को परफॉर्म करेंगे। सो जो ब्रेस्टोसिस का ग्रेडिंग सिस्टम है वो इस तरीके से होता है कि जो नॉर्मल ब्रेस्ट है उसमें जो निपल की पोजीशन होती है वो ब्रेस्ट की क्रीज, जिसको हम IMF भी बोलते हैं, इंफ्रा मेमोरी क्रीज या इंफ्रा मेमोरी फोल्ड, उसके लेवल पे होता है या उससे ऊपर होता है। वो नॉर्मल सिचुएशन होती है। ग्रेड 1 टोसिस वो होती है जिसमें कि निपल की पोजीशन जो इंफ्रा मेमोरी फोल्ड या ब्रेस्ट क्रीज है उससे 1 सेंटीमीटर अराउंड नीचे होती है। ऐसे ही सेकेंड डिग्री ब्रेस्टोसिस वो होता है जिसमें कि निपल की पोजीशन 1 to 3 सेंटीमीटर बिलो दिस IMF और इंफ्रा मेमोरी क्रीज होता है। एंड थर्ड, जो कि सिवियर काइंड ऑफ ब्रेस्टोसिस है, उसमें निपल की पोजीशन इज मोर देन 3 सेंटीमीटर बिलो द इंफ्रा मेमोरी फोल्ड और ब्रेस्ट क्रीज। और एक और टाइप की ब्रेस्टोसिस होती है जिसको हम बोलते हैं ग्लैंडुलर ब्रेस्टोसिस। इसमें जो निपल की पोजीशन होती है वो इंफ्रा मेमोरी फोल्ड के या तो ऊपर होती है या उसके लेवल पे होती है, यानी कि नॉर्मल पोजीशन में होती है, मगर जो ब्रेस्ट की ग्लैंड होती है वो शिफ्ट हो जाती है नीचे की तरफ। तो जो अपर पोल होता है चेस्ट पे वो बिल्कुल एम्प्टी होता है और सारा का सारा ग्लैंड जो है नीचे की तरफ आ जाता है। तो ये भी एक टाइप की टोसिस है और इसको भी करेक्शन की ज़रूरत होती है। अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ मेस्टोपेक्सी सर्जरी, यानी कि ब्रेस्ट लिफ्ट सर्जरी। ये सारी टेक्निक्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, ग्रेड्स ऑफ टोसिस पे डिपेंड करती है कि कौन सी सर्जरी कौन सी ग्रेड ऑफ टोसिस में होगी। जैसे कि पहले मैं आपको जो बता रही हूँ वो है क्रिसेंट लिफ्ट। इसमें ओनली अ पोर्शन ऑफ द स्किन अबव द एरियोला इज रिमूव्ड। ये बहुत ही माइल्ड ग्रेड ऑफ टोसिस में की जाती है, या फिर ऐसे पेशेंट्स जो फील करते हैं कि एक साइड का जो निपल एरियोला है वो लोअर्ड है एज कंपेयर टू द अदर साइड और माइल्ड करेक्शन की ज़रूरत है, उसमें हम क्रिसेंट लिफ्ट करते हैं। सेकेंड टेक्निक होती है, उसको हम बोलते हैं सर्कम एरियोलर मेस्टोपेक्सी। सर्कम एरियोलर मेस्टोपेक्सी में हम अराउंड द एरियोला टिश्यू निकालते हैं और
उसको निपल को रिपोजिशन करते हैं, निपल और एरियोरा को रिपोजिशन करते हैं। ये भी माइल्ड से ग्रेड 1 टाइप ऑफ टोसिस में हम ये सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं। जो थर्ड टेक्निक है मेस्टोपेक्सी की, उसको हम बोलते हैं वर्टिकल मेस्टोपेक्सी। ये एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है मेस्टोपेक्सी की, और ये हम 2nd to 3rd ग्रेड यानी कि सिवियर टाइप ऑफ ब्रेस्टोसिस में हम इसको यूज़ करते हैं। जो 4th टेक्निक है वो है इन्वर्टेड टी मेस्टोपेक्सी। उसमें ये भी जो मेस्टोपेक्सी टेक्निक है ये भी बहुत ही पावरफुल मेस्टोपेक्सी टेक्निक है, और ये हम वेरी सिवियर ग्रेड ऑफ ब्रेस्टोसिस में हम यूज़ करते हैं, या वो पेशेंट जिनका मैसिव वेट लॉस हुआ है और जिनमें बहुत ही एक्सट्रीम एक्सेस ऑफ स्किन है, उसमें हम इन्वर्टेड टी मेस्टोपेक्सी करते हैं, जिसका कि स्कार इन्वर्टेड टी शेप में होता है और एंकर शेप होता है, इसलिए इसका नाम है इन्वर्टेड टी मेस्टोपेक्सी। जो मेस्टोपेक्सी सर्जरी है ये हम लोकल एनेस्थीसिया और जनरल एनेस्थीसिया दोनों में कर सकते हैं, डिपेंड कि कौन सी ग्रेड ऑफ टोसिस की हम सर्जरी कर रहे हैं। अगर माइल्ड टोसिस है और हम सर्कम एरियोलर या क्रिसेंट लिफ्ट टाइप ऑफ मेस्टोपेक्सी सर्जरी करें, जैसे मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो ये लोकल एनेस्थीसिया में भी हो सकती है। पेशेंट सर्जरी करवा के सेम डे डिस्चार्ज हो जाता है। जो सेकंड जिसमें हम जो 3rd और 4th टाइप की मेस्टोपेक्सी सर्जरी जो मैंने आपको बताई, वर्टिकल मेस्टोपेक्सी या फिर इन्वर्टेड टी स्कार मेस्टोपेक्सी, अगर ये वाली हम मेस्टोपेक्सी कर रहे हैं या फिर हम मेस्टोपेक्सी कंबाइंड विद ऑगमेंटेशन कर रहे हैं, ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन कर रहे हैं या ब्रेस्ट का साइज रिड्यूस कर रहे हैं या ब्रेस्ट रिडक्शन कर रहे हैं, उस केस में पेशेंट की जो सर्जरी होती है जनरल एनेस्थीसिया में होती है, एंड पेशेंट नीड टू स्टे इन हॉस्पिटल फॉर 1 डे। जब हम पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं आफ्टर सर्जरी, वी एडवाइज एंटीबायोटिक्स एंड पेन किलर टू बी टेकन फॉर एटलीस्ट 1 वीक आफ्टर द सर्जरी, और प्लस पेशेंट को एडवाइस की जाती है स्पोर्ट्स ब्रा पहनने के लिए, जो कि पेशेंट को एटलीस्ट 4 to 6 वीक्स के लिए पहननी होती है। पेशेंट को हम फॉलोअप में 7th डे पे बुलाते हैं, जिसमें हम सूचर लाइन को चेक करते हैं। दो जो हम सूचर्स लगाते हैं या जो हम जिसको हम बोलेंगे टांके लगाते हैं, वो सारे इंटरनल सूचर्स होते हैं, बाहर की तरफ कोई सूचर नहीं होता है, तो सूचर रिमूव करने की हमें ज़रूरत नहीं होती है। बट 7th डे हम स्कार को असेस करते हैं, प्लस हम पेशेंट को स्कार मैनेजमेंट बताते हैं, जिसमें हम उन्हें एडवाइस करते हैं कुछ क्रीम्स स्कार्स पे लगाने के लिए, जिससे कि स्कार और इनविजिबल हो जाए विद टाइम। अगर हम इस प्रोसीजर की रिकवरी के बारे में बात करें, तो जो पहला वीक होता है सर्जरी के बाद का, उसमें पेशेंट को पेन, स्वेलिंग, ब्रूजिंग हो सकती है, जो कि कॉमन है। अगर फुल रिज़ल्ट की बात करें तो रिज़ल्ट आने में 4 to 6 वीक्स लग जाते हैं। दो आपको रिज़ल्ट इमीडिएट दिखेगा, बट जो स्वेलिंग और ब्रूजिंग है उनको सबसाइड होने में 4 to 6 वीक्स लग जाते हैं। आई होप इस वीडियो के थ्रू मैंने आपकी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेरीज़ को आंसर किया होगा। अगर आपकी फिर भी कुछ क्वेरीज़ हैं, आप इस प्रोसीजर के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं या हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।